के क्लास है यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो क्लास आज 11th का हम वीडियो लेकर आए हैं कोशिका का। तो कोशिका में हम लोग कोशिका का इतिहास, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रमुख अंग। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के प्रमुख अंग। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी कोशिकाएं होती है, ध्यान से देखिएगा, जितनी भी कोशिकाएं होती है, कोशिका के बीच में केंद्रक होते हैं और बाहर में कोशिका झिल्ली होती है, और ये कोशिका द्रव में ही सभी कोशिका के प्रमुख अंग पाए जाते हैं। तो चलते हैं हम पहला अंतःपर्दवी जालिका की ओर। अंतःपर्दवी जालिका की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है अंतःपर्दवी जालिका, इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको हम ER कह सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER कह सकते हैं। कहता है इसकी खोज 1945 में, कब? 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अंतःपर्दवी जालिका की खोज कब किया गया? 1945 ईस्वी में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहता है कोशिका द्रव में, किसमें? कोशिका द्रव में क्षार युक्त थैलीनुमा एक संरचना पाई जाती है। थैलीनुमा, चपटी थैलीनुमा एक संरचना पाई जाती है। इस पूरी संरचना को अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वह अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। कहता है जो कोशिका अधिक सक्रिय होती है उसमें अंतःपर्दवी जालिका अधिक पाई जाती है। जैसे यकृत और अग्न्याशय की कोशिका ज्यादा एक्टिव रहता है तो इसमें अंतःपर्दवी जालिका भी अधिक पाई जाती है। कहता है कभी कभी अंतःपर्दवी जालिका जो है आपको केंद्रक झिल्ली तक, गोल्जी उपकरण तक आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी यानी अंतःपर्दवी जालिका जो है आपको केंद्रक और कोशिका झिल्ली और उसके बाद गोल्जी उपकरण तक देखने को मिलेगा। और यह सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? जो अधिक सक्रिय कोशिका होती है इसमें ये सबसे अधिक पाई जाती है। और कहता है ये जो है दो प्रकार के होते हैं। अंतःपर्दवी जालिका जो है देखिए दो प्रकार के होते हैं, होता है SER और एक होता है RER। SER का होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। आइए ये दोनों हम लोग समझते हैं पहले, ये दोनों होता क्या है, ठीक है ना। कहता है आप लोग इस चित्र में देखिए, इधर है RER और इधर है SER। RER किसको बोलेंगे? वैसा अंतःपर्दवी जालिका जिनके सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। यानी वैसा अंतःपर्दवी जालिका जिनके सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसे हम RER कहते हैं। और वैसा अंतःपर्दवी जालिका जिनके सतह पर छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग SER कहते हैं। क्या कहते हैं? SER कहते हैं। और आप देख रहे हैं RER के सतह पर छोटे छोटे जो कण है वो कण है कौन? तो राइबोसोम का कण है। किसका कण है बुआ? राइबोसोम का कण है। लेकिन SER की सतह पर राइबोसोम का कण नहीं पाया जाता है। तो आप यहाँ से भी अंतर बना सकते हैं। SER में इसकी सतह चिकनी होती है, इसकी सतह खुरदरी होती है। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और अगला अंतर है वह राइबोसोम है, तो राइबोसोम स्वाभाविक है, ये प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो RER किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और SER जो है वो वसा का निर्माण करता है। SER क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। और ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो तीन अंतर आ जाएगा। ये इसकी सतह चिकनी होती है, इसकी सतह खुरदरी होती है, ठीक है ना। ये इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। ये वसा का निर्माण करता है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको हो जाएगा अंतर। लेकिन इसमें अगर आपको पूरे कार्य, अंतःपर्दवी जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य में यही है कि ये वसा और प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। और याद रखेगा ये कोशिका द्रव के बीच में पिलर का काम, जैसे हमने घर बनाते तो बीच में पिलर होता है, उसी प्रकार ये पिलर की काम करता है। मतलब कोशिका में अस्थि और पंजर का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है ना। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए अंतःपर्दवी जालिका कार्य। सबसे पहला बोलेगा ये कोशिका में अस्थि और पंजर का निर्माण करता है जिससे कोशिका को यांत्रिक सहारा मिलता है। दूसरी बात SER वसा का निर्माण करता है जबकि RER प्रोटीन का निर्माण करता है। तीसरा बोलेगा यह केंद्रक आवरण का क्या करता है? निर्माण करता है। यही इसका मुख्य क्या हो गया? कार्य हो गया। अब देखिए इनके सतह पर राइबोसोम आ गया। तो दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम पढ़ेंगे। अब ये राइबोसोम क्या होता है ये ध्यान सुनिएगा।
कहता है जैसे जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, उसी प्रकार कोशिका के सबसे छोटे अंग को राइबोसोम कहते हैं। यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है? राइबोसोम होता है। इसका दो परिभाषा बोल सकते हैं। दूसरा बोलेंगे आर की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण को राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, पादप कोशिका में राइबोसोम को 1953 ईस्वी में रॉबिन्स एवं ब्राउन्स ने देखा था। रॉबिन्स एवं किसने देखा था? ब्राउन ने देखा था पादप कोशिका में सबसे पहले। और 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में किसने देखा था? याद है आपको? ये देखा था आपको पैलाइडे ने देखा था, ठीक है ना। और इसका नामकरण 1958 ईस्वी में किसने किया? आपको याद है? इसका नामकरण 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो राइबोसोम का आप छोटा सा याद रखिएगा। इसकी खोज 1953 में रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। 1900 किसमें किया था? पादप कोशिका में। 1955 में पैलाइडे ने किया था। जंतु कोशिका में खोज 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा? आर की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कण को क्या करते हैं हम लोग? आर के सतह पर छोटे छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम कहते हैं। या कोशिका के सबसे छोटे अंग को क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। याद रखिएगा एक बात के, कोशिका के जब ये राइबोसोम समूह में पाए जाएंगे, ये राइबोसोम देखिए यहाँ छोटा छोटा कण है, जब ये समूह में पाए जाएंगे इसे हम पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। आपसे बोलेगा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं? तो जब कोशिका समूह या गुच्छे में पाया जाता है उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। एक बात को याद रखिएगा, राइबोसोम जो है वह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। और ये राइबोसोम मुख्य काम क्या करेगा? तो ये मुख्य काम करेगा प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद इंजन ऑफ द सेल भी इसी को कहा जाता है, या प्रोटीन का सक्रिय स्थल भी कहा जाता है। आपको पूछेगा राइबोसोम को प्रोटीन का स्थल क्यों कहा जाता है? तो राइबोसोम क्या करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे इंजन ऑफ द सेल या प्रोटीन का फैक्ट्री या प्रोटीन का सक्रिय स्थल कहा जाता है। अगर आपसे कार्य पूछ लेगा राइबोसोम का, तो इसका एक कार्य आसानी से बता दीजिएगा, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बस इतना ही कार्य आप याद रखिएगा। इधर भी आपका हम कार्य अंतःपर्दवी जालिका का बता दिए हैं। 2 कोशिकांग आपका समाप्त हुआ। चलिए तीसरी कोशिकांग गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी ये क्या होता है? ये आप लोग ध्यान सुनिएगा। कहता है जंतु कोशिका में 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी, किसने? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। जंतु कोशिका में 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण का क्या किया था? खोज किया था। ये कैसी होती है? ये कहता है कि पादप कोशिका में मुड़ी हुई छड़ के समान दिखाई देता है। एकदम मुड़ी हुई छड़ के समान दिखाई देता है। पादप कोशिका में जो मुड़ी हुई छड़ के समान दिखाई देता है, जिसे हम लोग कह देते हैं क्या? इसको कह देंगे डिक्टियोसोम। क्या कर देंगे? डिक्टियोसोम, ठीक है ना। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और पादप कोशिका में मुड़ी हुई छड़ के समान दिखाई देता है, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलियो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने किया था। इस बात को बिल्कुल याद रखना है आप लोग को। एक पैसा मिस्टेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनते रहिएगा। कहता है कि ये जो होती है इसमें मुख्य रूप से 3 इसमें संरचना पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। एक में दिया है वेसिक, यहाँ देखिए वेसिकल्स, यहाँ दिया सिस्टर्नी और इसको दिया रिक्तिका 3 नंबर। लेकिन हम लोग को पढ़ने की सुविधा से हम 1 नंबर को सिस्टर्नी मानेंगे और 2 नंबर को वेसिकल्स मानेंगे और 3 नंबर को हम लोग रिक्तिका मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में फिगर बिल्कुल समझ में आ जाए। आप देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सिस्टर गोल्जी उपकरण को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। आप ये देख रहे हैं इस तरह करके बनाया गया, इस तरह करके बनाया गया, इस तरह करके देखिए समांतर के रूप में इस तरह करके 5-6 बना के और ये ऐसे कर दिया गया है। ये संरचना जो आप देख रहे हैं
कहता है सिस्टर्नी का परिभाषा बता रहे हैं, ये समांतर रूप में एक दूसरे के उपस्थित नली के समान एक दूसरे के रूप में स्टैक के रूप में मौजूद रहता है। जैसे हम लोग एक ईंट को रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं, उसी प्रकार ये नली का संरचना एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्टॉक के रूप में मौजूद रहता है, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। और एक गोल्जी उपकरण में 3 से 12 सिस्टर्नी होता है। याद रखिएगा, हम दर्शाएं 1 2 3 4 5 दर्शाएं, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 12 सिस्टर्नी होता है एक में। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसमें कहता है, इसमें सिस्टर्नी का जिधर भाग उभरा हुआ, अब देखिए ये बीच में धस रहा है, इधर भी देखिए यहाँ उभरा हुआ, लेकिन बीच में धस रहा है, यहाँ उभरा हुआ है। तो कहता है सिस्टर्नी का उभरा हुआ भाग जो है वो उत्तल लेंस से जुड़ा होता है और धंसा हुआ भाग अवतल लेंस से जुड़ा होता है। तो आपसे पूछेगा सिस्टर्नी का उभरा हुआ भाग, तो उभरा हुआ भाग उत्तल लेंस से जुड़ा होता है और धंसा हुआ भाग अवतल लेंस से जुड़ा होता है। आप लोग को तनियो दिक्कत नहीं होना चाहिए सिस्टर्नी में। चलिए आप चलते हैं वेसिकल्स में। कहता है सिस्टर्नी के ऊपर छोटी छोटी ये गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। आप लोग को बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। और यहीं से उत्सर्जन क्रिया ये होती है, ठीक है ना। नंबर 3, सिस्टर्नी के नीचे देखिए ये बड़े बड़े गोल संरचना का पाए जाते हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं। इस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिका कह देते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। और ये अवतल सतह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अवतल सतह से जुड़ा होता है। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको कहेगा इसका कार्य बोलिए, तो याद रखिएगा गोल्जी उपकरण का सबसे प्रमुख कार्य उत्सर्जन करना होता है। क्या करना होता है? उत्सर्जन करना होता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सबसे प्रमुख अंग होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सबसे प्रमुख भाग होता है। और ये क्या कहता है? पचे हुए भोजन को जो पच गया, जो अपशिष्ट, उसको पैकिंग बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी ये क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है ना। इसका कार्य याद रहेगा, पहला सुन लीजिएगा। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? उत्सर्जन करना होता है। दूसरा क्या याद रखना है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का प्रमुख स्थल है। तीसरा याद करना है, ये पचे हुए भोजन जो अपशिष्ट बच जाता है उसको पैकिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में क्या करता है? काम करता है। इतना ही नहीं, ये कोशिका के अंदर, जब कोशिका के अंदर ये मौजूद रहता है, तो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा बना, तो एक भाग से दूसरे भाग पहुंचाने का भी ये काम करता है। रसधानी में कोशिका रस होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े अंतःपर्दवी जालिका में प्रोटीन बना, वसा बना, या आप राइबोसोम पर वसा प्रोटीन बना, तो इसको भी एक भाग से दूसरे भाग पहुंचाने का काम भी आपका कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। इसीलिए गोल्जी उपकरण को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, या यातायात का प्रबंधक भी कहा जाता है। तो पूछेगा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी उपकरण को। या कोशिका का यातायात का प्रबंधन किसे कहा जाता है? तो भी गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। चलिए 3 गो कोशिकांग पढ़ लिए, हम चौथा कोशिकांग की ओर चलते हैं। आप देखिए रसधानी वैक्यूल्स, कहता ये सिर्फ पादप में चाहिए। कहता पादप कोशिका में एक बड़ी खाली स्थान होता है, एक बड़ा ऐसे गोल सा संरचना होता है, जिसे रसधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसधानी कहा जाता है। और याद रखिएगा, पौधे के 90% भाग जो है वो रसधानी का होता है। पौधे के 90% भाग किसका होता है? रसधानी का होता है। और पादप कोशिका में एक बड़े आकार की संरचना होती है, जिसे हम रसधानी कहते हैं। याद रखिएगा, रसधानी के अंदर कोशिका रस, इसमें क्या भरा रहता है? कोशिका रस भरा रहता है। और क्या रहता है? भोज्य पदार्थ जमा रहता है। इसमें जल रहता है, इसमें प्रोटीन भरा हुआ रहता है। किसमें? आपको रसधानी में। रसधानी में क्या क्या रहता है? कोशिका रस, जल, प्रोटीन, ये सभी मौजूद रहता है। याद रखिएगा। और कहता है रसधानी के चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये एक संरचना पाई जाती है, जिस संरचना को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आपको कहेगा टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो रसधानी के चारों तरफ जो ये झिल्लियां पाई जाती है, इस झिल्लियां को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। और याद रखिएगा, यही रसधानी उपस्थित होने के कारण पौधे में क्या होता है? केंद्रक और अन्य कोशिकांग परिधि की ओर जाने का क्या करता है? काम करता है। जंतु कोशिका में रसधानी माने तो छोटी होती है या नहीं भी होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका कार्य आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है? इसका सबसे कार्य, प्रमुख कार्य समझिए, एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, क्लेमाइडोमोनास हो, इस समय क्या करता है? यानी जल संतुलन, भोजन का अंतःकरण
और भोजन का पाचन, ये सभी काम में सहायक होता है कौन? रसधानी होता है। और कहता है ये संचित पदार्थ की तरह कार्य करता है। और पौधे में, ये पौधे में क्या करता है? ये पौधे में इसको कठोरता भी प्रदान करता है कौन? रसधानी करता है। तो आपको रसधानी का कार्य क्या याद रखना है? सबसे पहला याद रखना है कि यह एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम में जल संतुलन, भोजन का अंतःकरण और भोजन का बहिष्करण ये करने का क्या करता है? काम करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ये संचित पदार्थ का कार्य करता है। और उसके बाद क्या करता है? भोजन में, ये पौधे में कठोरता प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इसका एक और कार्य होता है, इसमें वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन आदि उपस्थित भी रहते हैं। आपको समझ में आ गया? तो कोशिका के 4 अंग हम बिल्कुल आपको समझा दिए हैं, ठीक है ना? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका जो अगला वीडियो आपको कल आएगा उसमें आपको कम से कम 3 कोशिका अंग का डिबेट में चर्चा किया जाएगा। कल संडे है, कल आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग का क्लास आज कैसा रहा? इस चारों के बारे में आप लोग जरूर बताएं कि सर क्लास कैसे ठीक रहा या नहीं। इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, इतना ही रहा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।